Hello students, welcome to the online class of Maths in St. Peter's Public School, Godawarji। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और अब जो है हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। जो इंटीजर्स की मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सब जो बताई थी आपको, उनके एक एक दो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। बाकी आप लोगों के पास बुक होगी, आप उसके हिसाब से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अभी मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। सो फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं और डेसिमल नंबर हम किसको बोलते हैं, तो देखिए। फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। यदि हम किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दें, किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करके लिखते हैं, यानी जो P/Q की फॉर्म में लिखेंगे वो उसका फ्रैक्शन होगा। सपोज मैं 1 को 4 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास कोई एक यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर लॉन्ग रिबन है। मैं इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यदि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो यूँ करूँगा। अभी आप देखिए, एक पार्ट इसका ये बन गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। मैं इस पर्टिकुलर एक पार्ट की लेंथ यदि मेजर करना चाहूँ, इस पार्ट की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाई, यानी इस कंप्लीट रिबन को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ? 4 इक्वल पार्ट्स में। सो 1/4 जो है वो इसके हर एक पार्ट की लेंथ होगी। ठीक है, तो यदि मैं लेंथ की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी हुई? 1/4। इसकी लेंथ कितनी होगी सेकंड पार्ट की? सेकंड पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 1/4। थर्ड पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 1/4। और ये जो फोर्थ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी लेंथ भी कितनी होनी है? 1/4। तो इसके 4 फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, यानी एक रिबन था मेरे पास जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट की लेंथ हो गई 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, अभी ये होता कि जो रिबन मुझे दिया है उसकी लेंथ है 2 मीटर्स। कितनी लेंथ है टोटल? 2 मीटर्स। और इस 2 मीटर लेंथ को भी मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो मैं क्या करूँगा? इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना देता हूँ। ये बन गए, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट। अब मैं यदि इनकी लेंथ मेजर करूँ तो कंप्लीट लेंथ कितनी थी रिबन की? 2 मीटर्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने इसको? 4 पार्ट्स में। तो 4 से उसको डिवाइड कर दो। इसकी भी 2/4, इस वाले की भी 2/4 होगी, इस वाले की भी 2/4 होगी एंड इसकी भी 2/4 होगी। अब आप देख रहे हो कि ये जो मैंने लिखा है 2/4, कोई न कोई कॉमन इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस 2 को भी डिवाइड कर रहा है और इस 4 को भी डिवाइड कर रहा है। सो वो इंटीजर है हमारे पास 2। तो 2 से मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम, ये 2 टाइम्स। सो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1/2, 1/2, ये भी 1/2 आएगा एंड ये भी 1/2 आएगा, इसी के जैसे। तो अब मेरे से यदि पूछा जाए कि रिबन की लेंथ थी 2 मीटर्स, आपने उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है? तो मैं कहूँगा 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। ठीक है, अब जब मैंने एक रिबन के 4 इक्वल टुकड़े कर दिए
तो मैं उन चारों पार्ट्स को यदि फिर से ऐड करूं तो उनकी टोटल लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए? जो स्टार्टिंग में इनिशियली जो लेंथ थी पूरे रिबन की उतनी आ जानी चाहिए। तो देखिए 1/2 ये पहले पार्ट की लेंथ है, इसमें मैंने सेकंड पार्ट भी ऐड कर दिया 1/2, इसमें मैंने थर्ड पार्ट भी ऐड कर दिया, फोर्थ पार्ट भी ऐड कर दिया। तो इसको सोल्व करने पे मेरे पास कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। आप कर सकते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा? 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 + 1 + 1 + 1, ऊपर कितना आएगा? 1 + 1 + 1 4 टाइम्स, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो जब मैं इन पार्ट्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास वापस क्या आ जानी चाहिए? ओरिजिनल लेंथ आ जानी चाहिए। ऐसे ही आप इस वाले में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ थी अपने पास 1 मीटर और इस 1 मीटर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा डिनोमिनेटर्स का, सो 1 + 1 + 1 + 1, ये हुआ 4/4 और इन दोनों को कैंसिल करने पे फिर से 1 मीटर आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? हम किसी भी लेंथ को या किसी मेजरमेंट को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उससे हम उसको तो हम अपॉन में लिख दें और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले लें, तो इससे जो नंबर अपने पास बनेगा वो नंबर फ्रैक्शन में होगा, ठीक है? या फिर हम इसको बिना ये सब कैलकुलेशन के भी हम समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि मेरे पास जो रिबन था उसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए, यानी उसको 4 बराबर हिस्सों में मैंने बांट दिया, तो 1/4 1/4 1/4 1/4। या 2 मीटर वाले रिबन की बात करें तो 2 मीटर का रिबन था, मैं उसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा, तो पहले मैं उसको बीच से टुकड़े करूंगा, उसके बीच से टुकड़े करूंगा, तो इधर वाला ये जो है ये मेरे पास 1 मीटर का हो गया, ये वाला जो है ये भी 1 मीटर का हो गया। अभी लेकिन मेरे पास टुकड़े 2 ही बने हैं, अब मुझे क्या चाहिए? फिर से 4 टुकड़े चाहिए, तो मैं इस वाले रिबन को भी क्या कर दूंगा? बीच से कट कर दूंगा। बीच से कट करूंगा तो टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर थी, तो बीच से कट करने पे इसकी कितनी बची? हाफ, और इसकी भी हाफ, आधा आधा हो गया, यानी 1/2 + 1/2। इसके साथ भी यही होगा, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, फिर से वही आ रहा है। तो आप ऐसे भी इनको समझ सकते हैं इजीली। सो ये हुआ फ्रैक्शन। अब किसी दिए हुए फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना। डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं? देखिए 1/4 ये आपको दिया है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को मुझे डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं न कहीं पे डेसिमल यूज होने वाला है। 1/4 ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है और रेशनल नंबर है जो ये स्टेट कर रहा है बिना बोले कि हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 शुड बी डिवाइडेड बाई 4। तो मैं 1 को जब 4 से डिवाइड करूंगा, तो आप छोटी क्लासेस में ऐसे डिवाइड करते थे, जब 1 जो है 4 से छोटा है आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऊपर आपको क्या लेना होगा? 0, एंड फिर यहाँ पे क्या लेंगे? डेसिमल। यहाँ डेसिमल ले लिया तो इसके बाद में यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। जैसे ही 1 0 आया तो ये 10 बन गया। 10 बनते ही अब ये 4 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 2 टाइम्स। सो 4 2 जा 8। अब 8 को क्या करते थे? इसमें से माइनस करते थे, माइनस करने पे हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 जो है ये अभी भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज 2 इज लेस देन 4। तो हमें क्या करना होगा? फिर से 1 0 लेना होगा। ये 0 लिखने के बाद में जो नंबर बन रहा है वो यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप कीजिए। सो 20 बन रहा है, और 20 जो है वो 4 की टेबल में आता है, जो कि 5 टाइम्स डिवाइड करेगा। सो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। सो ये जो 1/4 था उसका मीनिंग ये था कि 1 शुड बी डिवाइडेड बाई 4, एंड व्हेन आई डिवाइडेड 1 by 4 देन आई गेट द आंसर 0.25। तो हमारे पास 0.25 आता है। तो ये जो नंबर है ये इसका डेसिमल फॉर्म है 0.25।
0.25। सो 1/4 जो है फ्रैक्शन है और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो आया 0.25। कैसे किया उसका प्रोसेस ये है। अब मुझे यदि इस डेसिमल को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, फ्रैक्शन में, 0.25 दिया है, इसको मुझे यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा। ये आप लोग पहले जान चुके हैं क्लास में, 0.25 था। जब हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल के प्लेस पे तो क्या आ जाता है 1, और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स हैं उतने क्या आ जाते हैं 0। सो अभी ये बन गया 25/100। अब हमें ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, या कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 5 भी आता है और 100 भी आता है। तो 25 ऐसा नंबर है, 25 1 जा 25 होता है और 25 4 जा 100 होता है। तो मैं इसको भी 25 से डिवाइड कर दूं तो 1 टाइम होगा, और इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स होगा। सो 0.25 जो था इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। सो 0.25 इसको मैंने यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास फिर से वही आ गया 1/4। तो क्लास मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं पे डेसिमल यूज होना है। ओके, सेकेंड थिंग, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है इसमें। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी फिर से वही 1/4 लेके चलते हैं हम। 1/4 तो एक फ्रैक्शन है ही है। हमें इसके जैसे 2 या 3 या 4 ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि हमें फाइंड करने हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि वो नंबर भी होगा फ्रैक्शन में ही, बट उसकी और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है या फिर इनका जो मेजरमेंट है वो क्या रहेगा, हर एक कंडीशन में सेम रहेगा। तो ऐसा करने के लिए आप किसी भी नंबर से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। भाई मैं आपसे ये कहूँ कि ऊपर 1 लिखा है, नीचे 4 लिखा है, मैं यदि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसके आंसर में, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 से मैं जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से यही नंबर आएगा। समझ आ रहा है? ओके, 1/4 है, इसको मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी ऊपर तो क्या बन गया मेरे पास 1 × 2 जो कि 2 होगा, एंड नीचे क्या होगा 4 × 2 8, 2/8। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/4 का। हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4। तो एक फ्रैक्शन तो मेरे पास ये आ गया। मैं दूसरा फाइंड करना चाहूँ तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, बट वो नंबर सेम होना चाहिए। जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। 1/4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी करना है। हम जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि मैंने 2 से किया है आप 3 से नहीं कर सकते, या 4 से नहीं कर सकते, या 5 से नहीं कर सकते, किसी से भी कर सकते हैं। बट एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि ऊपर आप 3 से कर रहे हैं तो नीचे भी आप 3 से ही करेंगे। यदि ऊपर आप 4 से कर रहे हैं, या 10 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं मेरी। जिस नंबर से आप ऊपर करेंगे उसी नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट।
सो ये जो हमने किया तो क्या बनेगा 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस 20 का देखें तो क्या आ गया 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। सो मैंने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बता दिए। ऐसे ही आप जितने आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि आपको फाइंड करना हो तो आप उस फ्रैक्शन में ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखें, कभी गलत नहीं होगा। सो हम ये लिख सकते हैं इस आंसर को कि द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4 आर, कौन कौन आ गया 2/8, 3/12 एंड 16/64। अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड करेंगे वो दिखने में आपको एक जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब आप उनको सोल्व करोगे तो उनकी वैल्यू जो है वो 1/4 ही आएगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, यानी इससे डिफर नहीं करनी चाहिए, 1/4 से डिफर नहीं करनी चाहिए। तो आप देखिए, मैं यदि 2/8 को सोल्व करता हूँ तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 1/4 आ रहा है। मैं 3/12 को करता हूँ तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये भी 1/4 आ रहा है। मैं 16/64 को करूँ तो 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64, जो कि 1/4 ही आ रहा है। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम नहीं? सो फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। सो एक्सरसाइज 2.1, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2.1 में आपसे पूछा गया है जो नंबर्स दे रखे हैं उनके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो मैं किसी एक का करवाऊंगा और एज यूजुअल जिसकी कैलकुलेशन छोटी होगी मैं वही करवाऊंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें मुझे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं और वो भी किसके 2/8 के। ठीक है, सो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस ऑफ 2/8। तो इसका फर्स्ट क्या हुआ, आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। फिर से हमें करना है 2/8 का, तो आप इस बार 3 से कर दो, 3 से किया तो 2 3 जा 6 एंड 8 3 जा 24। इससे करेंगे तो 2/8, 4 से इस बार ऊपर कर दो, उसी से नीचे कर दो, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32। 2/8 multiplied by 5/5, 5 2 जा 10 divided by 40, और नेक्स्ट आएगा 2/8 multiplied by 6/6, 12/48. So the 5 equivalent fractions of 2/8 are 4/16, 6/24, 8/32, 10/40 and 12/48. So क्लास, इस टाइप से आप लोगों को ये बाकी के क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है यूज द साइन फॉर कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो फ्रैक्शंस आपको दिए हैं उनमें आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं और उसमें आपसे पूछा है 3/7 एंड सेकेंड दिया है आपको 2/5।
आपको ये बताना है कि 3/7 एंड 2/5 इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। जब सिंपल आपसे ये पूछ लिया जाता, 7 और 5 इसमें नहीं दिया हुआ था, अब मैं आपसे कहूँ कि 3 एंड 2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि सर 3 बड़ी है। जब 3 बड़ी है तो आप ये वाला साइन यूज कर लेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। या फिर 3 नहीं दिया होता और 2 भी नहीं दे रखा और फिर आपसे पूछा जाए कि 7 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप कह दोगे 7 बड़ा है, तब भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन अभी आपको ये वैल्यू दी है फ्रैक्शन में, 3/7 एंड 2/5, तो इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। और वो मेथड क्या है, जो इनके डिनोमिनेटर है, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इन डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। फर्स्ट स्टेप ये होगा, तो 7 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम, 7 से किया 1 इंटू 1, 5 इंटू 7, तो एलसीएम आ गया इसका 35। ये इनका एलसीएम आ गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स जो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में आपका काम होगा मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय एलसीएम। जो एलसीएम आपने फाइंड किया है उस एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एक नंबर आपको 3/7 दिया था, तो इसको आप 35 से मल्टीप्लाई करो। दूसरा नंबर आपको 2/5 दिया था, आप इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने के बाद जो आंसर आता है, 7 से इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 5 से ये 1 टाइम एंड 5 से ये होगा 7 टाइम्स एंड 7 2 जा 14। सोल्व करने पे इसका आंसर आया 15 एंड इसका आंसर आता है हमारे पास 14। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 15 इज ग्रेटर देन 14। देयरफॉर इसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन था 15 का, कौन सा था, 3/7। सो 3/7 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 2/5। बात समझ आई? ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपसे पूछा गया था 3/7 एंड 2/5 में कौन सा नंबर बड़ा है, यानी आपको एप्रोप्रिएट साइन यूज करना था। कौन सा वाला, ये वाला या फिर इक्वल्स टू वाला। तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाना है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सेम नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने लिया, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उस एलसीएम से दिए हुए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है वो देखो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। 15 इज ग्रेटर देन 14 है, तो ये वाला सिंबल यूज होगा। तो जब 15 इज ग्रेटर देन 14, तो जो 15 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन था वो 14 के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन से बड़ा होगा। इट मीन्स 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है। सो इस टाइप से क्लास आपको इन सबको सोल्व करना है। जब थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको कुछ दिया है, कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग आप समझ ही रहे हैं कि सबसे पहले सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस टाइप से आपको करना है। और कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर इससे आगे जो दिए हैं, सोल्व द फॉलोइंग, इनमें आपको ऐड करना है। कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं उनको ऐड करना है।
मैं 5th क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, वो दिया है रेक्टेंगुलर फोटो हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। Rectangular photo whose length is 2/2/3 inch and breadth is 7/6 inch, then find its perimeter. Length of the photo frame ये आपको दे रखी है एंड उसकी विड्थ भी दी है आपको, विड्थ ऑफ द फ्रेम, और वो कितनी कितनी दी है वो हम बुक से देख लेते हैं। 2/2/3 इंच, 2/2/3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 + 2 8/3 इंच, और जो विड्थ दी है आपको वो दी है 7/6 इंच। आपको फाइंड करना है इसमें पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ a rectangular frame तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ आपको दी है 8/3 ट्वाइस ऑफ L + B, ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, फिर से वैल्यूज पुट कीजिए। 2 कांस्टेंट है, L कितना है आपके पास 8/3 प्लस B कितना है 7/6, 2 इंटू इन दोनों को ऐड करने के लिए फिर से वही करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 8 × 2 = 16 प्लस 7, सो ये हुआ 2 इंटू 16 प्लस 7 कितना होता है 23, 23/6, 2 से ये 3 टाइम्स जो कि हुआ 23/3, और आप 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं 3 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है 7 टाइम्स, 3 × 7 = 21, रिमाइंडर 2/3 इंचेस। सो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसका पेरीमीटर जो है वो आ गया आपके पास 7/2/3 इंच। तो आप फाइनल आंसर दे रखे हैं, दे सकते हैं, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ a rectangular frame is 7/2/3 inches। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है क्लास, सो हम लोगों ने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का टॉपिक जो है वो आज डिस्कस किया। फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को हम डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में दे रखी थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कीजिए, कुछ नहीं आता है देन स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।